यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि आप कैसे कैलकुलेट करेंगे कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो, और आप प्रोजेक्ट में कैसे डिसाइड करेंगे कि हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। तो बेसिकली अब इस चीज को एसर्टेन करने के लिए कई सारे हमारे मेथड्स हैं, और इनको मेथड को बोलते हैं कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स या टूल्स ऑफ कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स या टूल्स ऑफ कैपिटल बजटिंग। अब ये टूल्स में दो तरह से हमने डिवाइड किया है टूल्स ऑफ कैपिटल बजटिंग को। एक है ट्रेडिशनल और दूसरा है नॉन ट्रेडिशनल। और नॉन ट्रेडिशनल को हम मॉडर्न मेथड भी बोलते हैं, मॉडर्न मेथड। अब ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल में डिफरेंस क्या है? ट्रेडिशनल कंसीडर करता है आपके टाइम वैल्यू ऑफ मनी को। और टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है कि अगर कोई एसेट्स का वैल्यू या फिर आपका जो कैश इनफ्लो है, हम कंसीडर करेंगे कि आपका जो रुपये का वैल्यू है आज के टर्म में ज्यादा वैल्यूएबल है, ज्यादा स्ट्रांग है रेदर देन एज कंपेयर टू फ्यूचर में मिलने वाला आपका जो मनी है। ठीक है, तो मनी का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ प्रेजेंट इज हायर या फिर स्ट्रॉन्गर देन द मनी, द वैल्यू ऑफ मनी इन फ्यूचर। बस समझ में आ रही है? अब इसके बाद तो हाँ, ये दोनों ही के बेसिस पे है, मतलब टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बेसिस पे हमने इसको कंसिडर किया। कौन सा? इसमें हमने ट्रेडिशनल वाले में टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं किया। मॉडर्न मेथड में ये सब कंसीडर किया जाएगा। अब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि ट्रेडिशनल मेथड में कौन कौन से मेथड इन्वॉल्व हैं। तो ट्रेडिशनल मेथड में पहला आपका आता है पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड। और दूसरा आपका आता है, दूसरा है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। ये दो मेथड आपके आएंगे किसमें? ट्रेडिशनल मेथड में। ये है रिटर्न, पे बैक पीरियड। ठीक है, पे बैक पीरियड। अभी आज हमारा पूरा फोकस पे बैक पे रहेगा। तो ट्रेडिशनल मेथड हो गया, ट्रेडिशनल मेथड। ठीक है, इसको लिख ही लो, ट्रेडिशनल मेथड। और ये हो गया नॉन ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल मेथड का दूसरा नाम लिख लो, नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो। नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो। और इसमें लिख लेना डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड। तो ट्रेडिशनल मेथड में हमें दो मेथड डिस्कस करने हैं, पेबैक पीरियड और अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। इसके बाद हम नॉन ट्रेडिशनल मेथड में या फिर मॉडर्न मेथड में हम देख लेते हैं कौन कौन से मेथड आ रहे हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नेट प्रेजेंट वैल्यू, NPV, नेट प्रेजेंट वैल्यू। डिस्काउंटेड कैश फ्लो वाले में या फिर मॉडर्न मेथड में ये पहला हो गया। दूसरा तीसरा मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ। दूसरा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। तीसरा लिख लो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, पहला नेट प्रेजेंट वैल्यू NPV, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न तो बोलते हैं IRR। हाँ, ये मॉडर्न मेथड का मैं कंटिन्यूएशन में लिख रहा हूँ। पहला नेट प्रेजेंट वैल्यू वहाँ लिखा था, फिर दूसरा तीसरा मैं इधर से लिख रहा हूँ। हाँ ले आ रहा हूँ, पहले मैं लिख देता हूँ मॉडिफाइड IRR। ये IRR लिखा है ना, मॉडिफाइड, मैं यहाँ पे IRR लिख देता हूँ। पांचवा आप लिख लो इसमें डिस्काउंटेड पे बैक। और लास्ट लिख लो इक्विवेलेंट एनुअलाइज्ड बेनिफिट कॉस्ट। इक्विवेलेंट एनुअलाइज्ड बेनिफिट कॉस्ट।
तो ये सारे मेथड हैं जिसके थ्रू हम कैपिटल वेस्टिंग या फिर किसी भी प्रोजेक्ट का हम वैल्यूएशन करेंगे। और वैल्यूएशन के थ्रू हम ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली कौन सा हमारे पास अल्टरनेटिव या प्रोजेक्ट जिसमें हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो अगर हमारे पास दो चार छह अल्टरनेटिव होंगे तो सबका हम वैल्यूएशन करेंगे और उन सबके वैल्यूएशन से देखेंगे कि कौन सा ज्यादा हमारे लिए प्रॉफिटेबल है। तो कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे पे बैक पीरियड के बारे में। ठीक है। पे बैक पीरियड के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो पे बैक पीरियड के बारे में जरा सा रेफरेंस मैंने पहले भी दिया हुआ था कि अगर आपका जो आउटफ्लो हो रहा है इनिशियल इन्वेस्टमेंट का जो वैल्यू है, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट का जो वैल्यू है आप कितने टाइम के अंदर उसको रिकवर कर रहे हैं। कितने टाइम के अंदर रिकवर करने का मतलब बेसिकली है कि आप ब्रेक इवन पॉइंट पे कब पहुंच रहे हैं। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? जहां पे आपका जितना कॉस्ट लगा है, जितना कॉस्ट आपका इनकर हुआ है, आप वो कॉस्ट को पूरा पूरा रिकवर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर 10 लाख का कोई आपका इन्वेस्टमेंट हुआ है तो वो 10 लाख कब आप रिकवर कर पा रहे हैं? अगले 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में। तो यहाँ पे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि इनिशियल अमाउंट तो हमें पता है कि जब हम जीरो टाइम पीरियड की बात करते हैं, जीरो टाइम पीरियड पे मेरे जेब से या फिर इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में आपका 10 लाख का इन्वेस्टमेंट हो गया। लेकिन अगले साल रिटर्न के फॉर्म में हो सकता है कि हर साल मुझे 1-1 लाख रिटर्न मिल रहा हो। तो कितना हमारा पे बैक पीरियड हो जाएगा? सिंपल, 10 साल, क्योंकि 10 साल में हमारा वो रिटर्न निकल के आ रहा है। तो हम इसको कर देंगे, आप डिवाइड कर देंगे कि कितना आपने इन्वेस्टमेंट किया है और आपका एनुअल रिटर्न कितना निकल के आ रहा है। आप एनुअल रिटर्न से आप डिवाइड कर देंगे तो पे बैक पीरियड कैलकुलेट हो जाएगा। अभी हम फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, एक मैं ओवरव्यू देता हूँ। तो पे बैक पीरियड में मतलब आपका जो कॉस्ट फर्म में इनकर हुआ है, बिजनेस में इनकर हुआ है, वो कितने टाइम पीरियड के अंदर आपका वो रिकवर हो रहा है। पे बैक मतलब आपने पहले पे किया और बैक मतलब वापस आ रहा है। तो वापस आने का ड्यूरेशन उसका क्या है, कितने कार्यकाल में या कितने समय में आपका पैसा आ रहा है। तो दो तरीके से हो सकता है कि आपको हर साल एक फिक्स्ड इनकम जनरेट हो रहा हो। हर साल सपोज कर लो, जैसे मैंने 1 लाख का एग्जाम्पल दिया, मे भी ये भी पॉसिबिलिटी है कि किसी साल में मुझे 10,000 बेनिफिट मिले, 10,000 रिटर्न आए। किसी साल हमें 1,10,000 का बेनिफिट आया। किसी साल हो सकता है कि 2 लाख आए। तो ऐसे हम जब एड ऑन करते जाएंगे तो एक टाइम हमें मिलेगा, एक ईयर मिलेगा कि कितने साल के बाद हमें वो टोटल इन्वेस्टमेंट का वैल्यू रिकवर हो रहा है। तो इसको हम कंसिडर करते हैं पे बैक पीरियड में। पहला मेथड हम डिस्कस करते हैं पे बैक पीरियड। जब हम पीरियड की बात करते हैं, पीरियड से हमारा अभिप्राय है वो समय अंतराल। वो समय अंतराल कौन सा जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है, ये हम बात करते हैं जीरो पीरियड में। जीरो पीरियड कब? जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट का वैल्यू आप देख रहे हैं कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपने कितना किया। मतलब आपके पास से नेट कैश आउटफ्लो कितना हुआ, आपके जेब से पैसा कितना चला गया। तो जब चला जाएगा तो आपका पर्सपेक्टिव क्या होगा या फिर आपका एक्सपेक्टेशन क्या होगा कि आने वाले टाइम पे जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया है इससे हमें रिटर्न मिले, इसको बेनिफिट हमें मिले इस प्रोजेक्ट से। तो बेनिफिट मिलेगा। तो बेनिफिट को हम कैलकुलेट करेंगे कि ये टोटल बेनिफिट हमारा कब जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट का वैल्यू है उसके बराबर हो रहा है, उसके इक्वल हो रहा है। तो उसके इक्वल तो हम कैलकुलेट करें, हमें यहाँ पे बैक पीरियड में यही काउंट करना है या फिर कैलकुलेट करना है कि कितने साल में हमारा इन्वेस्टमेंट का रिकवरी हो रहा है। इसको कैलकुलेट करने का आप फॉर्मूला लिख लीजिए। पे बैक पीरियड, पे बैक पीरियड इज इक्वल टू, आप इसको डिवाइड करेंगे। सबसे पहले आप, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, NI डिवाइडेड बाई OS। अब यहाँ पे NI लिख लीजिए। NI क्या है? नेट इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट
और ओ एस क्या है? ये है आपका ऑपरेटिंग सेविंग। ऑपरेटिंग सेविंग क्या है? जैसे हमने बोला था ना कि वर्किंग कैपिटल जहाँ पे फ्री हो रहा है या फिर रिलीज हो रहा है, तो उसको हम एज ए इनफ्लो के टर्म्स में कंसीडर करते हैं। तो उसका ये हो गया आपका ऑपरेटिंग सेविंग। तो एक फॉर्मूला तो ये हो गया। दूसरा आप कैलकुलेट कर सकते हैं नेट इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय कैश इनफ्लो। तो जब हम नेट इनफ्लो का कैलकुलेशन कर रहे थे, हमने जो दोनों चीज कंसीडर किया था, कौन कौन सा? ऑपरेटिंग सेविंग के बारे में भी हमने डिस्कशन किया था, और कैश इनफ्लो। हेडलाइन में हमारा सबसे पहले यही था, कैश इनफ्लो या फिर ऑपरेटिंग सेविंग। तो ये आपका हो गया कौन सा पार्ट? इनफ्लो का। तो आप इनफ्लो को, तो नेट इन्वेस्टमेंट को आप ऑपरेटिंग सेविंग से डिवाइड करके क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? पे बैक पीरियड। या फिर नेट इन्वेस्टमेंट को आप डिवाइड कर सकते हैं कैश इनफ्लो से। ठीक है, तो कैश इनफ्लो से डिवाइड करके ये हमारा पे बैक पीरियड कैलकुलेट हो जाएगा। अब एक न्यूमेरिकल देखते हैं, शायद उससे कुछ क्लैरिटी आए। इसके बाद नहीं आएगा तो फिर एक और न्यूमेरिकल देखेंगे। ठीक है, इसके बाद नहीं आएगा तो रिवाइज करेंगे। ठीक है, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्वेश्चन लिखो, फाइंड आउट द एनुअल कैश इनफ्लो, फाइंड आउट एनुअल कैश इनफ्लो एंड पे बैक पीरियड फ्रॉम द फॉलोइंग। क्वेश्चन में पूरा लिखवा दूं या फिर मैं तो मतलब, हाँ, क्वेश्चन में लिखूं या लिखवा दूं? हाँ, क्वेश्चन लिखो, फाइंड आउट एनुअल कैश इनफ्लो, फाइंड आउट एनुअल कैश फ्लो, एनुअल, फाइंड आउट एनुअल कैश इनफ्लो, कैश इनफ्लो एंड पे बैक पीरियड, पे बैक पीरियड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। चलो मैं डेटा ही यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। डेटा में आपके पास क्या है? कॉस्ट ऑफ प्लांट, कॉस्ट ऑफ प्लांट। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन में लिख लो, कॉस्ट ऑफ प्लांट रुपीज 15 लाख। मैं बोला हूँ फाइंड आउट एनुअल कैश इनफ्लो एंड पे बैक पीरियड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। और फॉलोइंग डेटा यहाँ पे है, कॉस्ट ऑफ प्लांट 15 लाख। इसके बाद आप लिखिए लाइफ ऑफ प्लांट, लाइफ ऑफ प्लांट 10 ईयर। सॉल्वेज वैल्यू, हाँ क्या चीज? सॉल्वेज वैल्यू, सॉल्वेज वैल्यू लिख लो, सॉल्वेज वैल्यू। हाँ क्या? 1 लाख। एनुअल अर्निंग बिफोर डिप्रिसिएशन एंड टैक्स, एनुअल अर्निंग बिफोर डिप्रिसिएशन एंड टैक्स। हाँ बताओ। बता रहा हूँ इसका मीनिंग भी बता रहा हूँ। तुम लोगों ने डिप्रिसिएशन पढ़ा है? मेथड्स ऑफ डिप्रिसिएशन पढ़ा है? मेथड्स ऑफ डिप्रिसिएशन पढ़ा हुआ ना? तो डिप्रिसिएशन में कॉस्ट ऑफ एसेट होता है ना, और उसके रेजिडुअल वैल्यू होता है ना, स्क्रैप वैल्यू, वही है। चलो ठीक है, स्क्रैप वैल्यू ही लिख लो, लेकिन ये टर्म्स आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सॉल्वेज वैल्यू क्या होता है, मैं वही लिखता हूँ, सॉल्वेज, सॉल्वेज वैल्यू। ठीक है, एनुअल अर्निंग बिफोर डिप्रिसिएशन एंड टैक्स 2 लाख। एज्यूम इनकम टैक्स, टैक्स आप 25% कंसिडर करिए। चलिए आप कैलकुलेट करिए। मैं एक ये कर देता हूँ, इसी के बेसिस पे एक दूसरा दे देता हूँ। सबसे पहले हम एनुअल कैश फ्लो निकालते हैं कब? अब देखो हमारा फॉर्मूला क्या था, नेट इन्वेस्टमेंट हमें चाहिए
और हमें चाहिए ऑपरेटिंग सेविंग या फिर कैश इनफ्लो। तो कैश इनफ्लो यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं। क्या कैश इनफ्लो यहाँ पे गिवन है? नहीं। एक चीज दिया हुआ है, एनुअल अर्निंग बिफोर डिप्रिसिएशन एंड टैक्स। तो यहाँ पे जब भी पे बैक पीरियड कैलकुलेट करते हैं, पे बैक पीरियड में हमने क्या बोला कि कैश इनफ्लो होना चाहिए, मतलब हम कैश की बात कर रहे हैं। तो जो भी अगर नॉन कैश आइटम होगा उसको आप यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे। तो अब इसमें ये बताओ कि आपके पास जो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ये दिया है, अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, ठीक है, डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। तो सबसे पहले इसमें एडजस्टमेंट किस चीज का होगा? डेप्रिसिएशन का और टैक्स का। तो डेप्रिसिएशन को कैसे इसमें एडजस्टमेंट किया जाएगा? चलो ठीक है, थोड़ा सा बैक में चलते हैं। नेट प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? डेप्रिसिएशन माइनस होगा। तो यहाँ पे अर्निंग बिफोर डिप्रिसिएशन एंड टैक्स का अमाउंट कितना दिया हुआ है? 2 लाख। अब हमें इसमें से माइनस करना होगा डेप्रिसिएशन। कितना है? डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ यूजफुल लाइफ। कितना हो जाएगा? कॉस्ट कितना है प्लांट का? 1 लाख। 15 लाख, ठीक है। रेजिडुअल वैल्यू कितना है? नंबर ऑफ यूजफुल लाइफ। मैं इसलिए लिख दिया हूँ कि तुम लोग तो जानते हो ना डिप्रिसिएशन कैसे करना है, तो यहाँ सब अब ये डिप्रिसिएशन भी डिटेल में बता दूं। चलो ठीक है, लिख ही लो, लिख ही लो। डिप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ, यहाँ पे एसेट्स लिख लो, और यहाँ पे स्क्रैप वैल्यू या फिर रेजिडुअल वैल्यू या फिर सॉल्वेज वैल्यू ऑफ एसेट, और नंबर ऑफ यहाँ पे यूजफुल लाइफ यहाँ पे लिख दो, ठीक है। चलो ठीक है, मैं कंसिडर कर लेता हूँ। नंबर ऑफ यहाँ पे दिया है ना, लाइफ ऑफ प्लांट। तो नंबर ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट्स। हाँ, क्या बोल रहे हो? 1,40,000 आ गया ना? चलो, सबका आया है? वेरी गुड। तो यहाँ पे माइनस करो 1,40,000। ये मैं 2 लाख लिख दिया क्या? 20 लाख। हाँ ठीक है, 2 लाख ही है ना। तो यहाँ में माइनस होगा 1,40,000। कितना आ जाएगा? 60,000। अब यहाँ तक किसको क्लियर है? मैंने कुछ नहीं किया है, केवल नेट प्रॉफिट निकालने के लिए मैं क्या किया हूँ, डिप्रिसिएशन यहाँ पे माइनस किया हूँ। नेट प्रॉफिट निकालने के लिए यहाँ पे माइनस किया हूँ। अब यहाँ पे टैक्स का एडजस्टमेंट किया जाएगा, हो गया। टैक्स का एडजस्टमेंट किया जाएगा। टैक्स का रेट कितना है? @ 25% आप निकालिए, 60,000 का कितना हो जाएगा? 1/4, 15,000। कितना आ जाएगा ये? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पे हमने नेट प्रॉफिट निकाल लिया। यहाँ पे हमने डिप्रिसिएशन, यहाँ पे डिप्रिसिएशन हमने माइनस किया था। देखो, नेट प्रॉफिट कैसे निकला? जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, डिप्रिसिएशन आपने माइनस किया, इसके बाद नेट प्रॉफिट आया। टैक्स कब पेमेंट होता है? टैक्स इसके बाद ही लगेगा ना, प्रॉफिट पे ही टैक्स लगेगा ना। तो यहाँ पे हमने क्या कैलकुलेट किया है? नेट प्रॉफिट ही कैलकुलेट किया ना। तो अब नेट प्रॉफिट में से 25% माइनस करेंगे ना, 15,000। ये 60,000 का 25% कितना होगा? अब समझ में आया? यहाँ तक कितने लोगों को समझ में आया? अर्निंग बिफोर डिप्रिसिएशन एंड टैक्स, हमारे पास ये अमाउंट दिया हुआ है। जब हमें कैश इनफ्लो, मैंने कल वाला एक बार पेज निकालो, कल वाला कैश इनफ्लो वाला पेज निकालो, कल वाला। सबसे पहले हमें क्या निकालना है? अकाउंटिंग प्रॉफिट। तो परसों वाले क्लास में तुम देखो, अकाउंटिंग प्रॉफिट जब निकालेंगे तो उसमें क्या है? डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट हुआ रहेगा। तो हमने क्या देखा? अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स है,
ये कितना था हमारा 2 लाख। तो इस 2 लाख में डिप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट नहीं है, तो डिप्रिसिएशन हमारा कैलकुलेट करने के बाद कितना आया था 1,40,000। तो मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, डिप्रिसिएशन को यहाँ से माइनस कर दिया, तो यहाँ पे कितना आया 60,000। तो ये कह सकते हैं कि अर्निंग बिफोर टैक्स, ये हो गया ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स। आपने डिप्रिसिएशन इसमें से माइनस कर दिया। अब अर्निंग बिफोर टैक्स में से आप क्या करेंगे, टैक्स एट द रेट 25% ऑफ 60,000। ये बात समझ में आ रहा है? आप 60,000 का 25% निकालेंगे 15,000, तो ये हो गया अर्निंग आफ्टर टैक्स, कितना हो गया 45,000। क्या अभी भी हम नेट कैश इनफ्लो पे पहुंचे हैं? अभी भी हम नेट कैश इनफ्लो पे पहुंचे या नहीं पहुंचे? कितने लोग बोल रहे हैं कि पहुंच गए हैं, जरा बताना। कितने लोगों का ये फेवर में है कि हम कैश इनफ्लो पे पहुंच गए हैं? कोई है? पहुंच गए हैं? कैश इनफ्लो कौन सा? एक चीज का एडजस्टमेंट अभी भी बाकी है, कौन सा? वो तो कैलकुलेट करना है, वो तो अभी तो बात की चीज है। अभी यहाँ पे हमें जो नेट कैश इनफ्लो पहुंचना है, अब हम क्या करेंगे, डिप्रिसिएशन को वापस से इसमें ऐड करेंगे। कितना? ये वाला अमाउंट निकल गया आपका एनुअल कैश इनफ्लो आफ्टर आफ्टर डिप्रिसिएशन। ठीक है, ये वाला आपका निकल गया एनुअल कैश फ्लो बिफोर आफ्टर डिप्रिसिएशन एंड आफ्टर टैक्स। यहाँ तक समझ में आ रहा है? हमने डिप्रिसिएशन को ऐड क्यों किया है? क्योंकि हमें कैश इनफ्लो निकालना है और डेप्रिसिएशन हमारा एक नॉन कैश आइटम है। तो नॉन कैश आइटम होने की वजह से हमने क्या किया, इसको फिर से ऐड कर दिया। यहाँ पे एक बार हमने इसको घटाया था। घटाया था क्यों? क्योंकि हमें नेट प्रॉफिट निकालना था आफ्टर टैक्स। तो जो आप टैक्स की कैलकुलेशन करते हैं उसमें आप डेप्रिसिएशन, नेट प्रॉफिट पहुंचने के लिए डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं ना। टैक्स अब क्यों ऐड करोगे? क्योंकि अब टैक्स का पार्ट तुम्हारे पास नहीं रहता है ना, वो तो गवर्नमेंट के पास चला जाएगा ना। तो वो तो फिर माइनस होना ही होना है। तो वो कैश इनफ्लो का तो पार्ट बना नहीं, वो तो कैश आउटफ्लो हो गया ना, इस वजह से हमने इसको माइनस कर दिया। लेकिन डिप्रिसिएशन को हमने क्या किया था, माइनस किया था। वो नॉन कैश एक्सपेंस है, तो उसको हमने फिर से क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो इसको हम कंसिडर करते हैं एनुअल कैश इनफ्लो बिफोर डिप्रिसिएशन एंड आफ्टर टैक्स। इसको जो 1,85,000 का अमाउंट आया है, इसको कंसिडर करना है एनुअल कैश इनफ्लो। कौन सा? इसको कहेंगे हम डिप्रिसिएशन बिफोर डिप्रिसिएशन एंड आफ्टर टैक्स। कौन सा? ये वाला अमाउंट 1,85,000। तो इस तरह से हमारा पहला पोर्शन इसका कंप्लीट हो गया। पहला पोर्शन में हमने इसका नेट इनफ्लो निकाल लिया, या फिर एनुअल कैश इनफ्लो बिफोर डिप्रिसिएशन। बिफोर का मतलब यहाँ पे अब इसमें डिप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट नहीं है। डिप्रिसिएशन आपने यहाँ पे, ये आफ्टर डिप्रिसिएशन था ना, जब आपने डिप्रिसिएशन माइनस किया तो ये आफ्टर डिप्रिसिएशन ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स, बट आफ्टर डिप्रिसिएशन है ये। अर्निंग बिफोर डिप्रिसिएशन टैक्स माइनस कर दिया तो अर्निंग बिफोर टैक्स, लेकिन आफ्टर डिप्रिसिएशन। फिर से जब आपने ऐड कर दिया तो ये क्या हो गया। तो अभी तो हमने पे बैक पीरियड के लिए हमें क्या क्या चाहिए था, नेट इन्वेस्टमेंट और ऑपरेटिंग सरप्लस या फिर कैश। तो आंसर अभी हमने पे बैक पीरियड कैलकुलेट ही कहाँ किया है, अभी तो हम कैश इनफ्लो कैल। चलो तो लास्ट स्टेप में फटाफट कर लो। चलो, पे बैक पीरियड इज इक्वल टू लिख लो नेट इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाई कैश इनफ्लो। नेट इन्वेस्टमेंट कितना था? 15 लाख। 15 लाख। कैश इनफ्लो कितना आया? 1,85,000। डिवाइड करो कितना आया? 8.10। ठीक है, यही इसका आंसर है। मतलब आपका जो एनुअल इनफ्लो है हर साल 1,85,000 का हो रहा है।
और आपका जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट था 15 लाख, 15 लाख को आपने डिवाइड कर दिया हर साल के इनफ्लो से, तो इट मीन्स कि हमारा पूरा 8 मतलब 8 साल, और ये 1 को मंथ में कितना हो जाएगा, मतलब 8 साल मतलब 8.1 ईयर आपको लगेंगे आपके इन्वेस्टमेंट को रिकवर होने में, या फिर उसको ब्रेक इवन पॉइंट में आने पे। मतलब 8 साल के बाद अगर ये प्लांट चलता है या मशीनरी चलती है, तो इसके बाद आपका बेनिफिट होना स्टार्ट होगा, लेकिन अभी रिकवरी ही आपके 8 साल लग जाएंगे रिकवरी होने में। एक एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, सेम यही है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ मशीन लिख लो, कॉस्ट ऑफ मशीन, कॉस्ट ऑफ मशीन लिखो 16 लाख। नहीं चलो ये हो गया है ना, तो इसमें 5 मिनट ही लगने वाला है। कॉस्ट ऑफ मशीन लेके 16 लाख। इसके बाद वर्किंग लाइफ ऑफ मशीन लिख लो, वर्किंग लाइफ ऑफ मशीन 20 ईयर्स। सैलवेज वैल्यू ऑफ मशीन, सैलवेज, अच्छा ठीक, सैलवेज वैल्यू ऑफ मशीन, रेजिडुअल वैल्यू इसका है 1,60,000। एनुअल अर्निंग आफ्टर टैक्स, एनुअल अर्निंग आफ्टर डिप्रिसिएशन की, एनुअल अर्निंग आफ्टर डिप्रिसिएशन, आफ्टर डिप्रिसिएशन, आफ्टर डिप्रिसिएशन एंड बिफोर टैक्स। इसको लिखो 5 लाख। तो ध्यान देना थोड़ा सा डिफरेंट है ऊपर वाले क्वेश्चन से, ठीक है, तो एग्जैक्टली वही क्वेश्चन नहीं है। जो लास्ट वाला क्वेश्चन है मैंने हिंट कर दिया, अर्निंग आफ्टर डिप्रिसिएशन एंड बिफोर टैक्स दिया हुआ है, तो यहाँ पे ध्यान से इसको कैलकुलेट करना। हाँ, टैक्स का अमाउंट 25%, टैक्स है 25%। 5 लाख ये वाला है, एनुअल अर्निंग आफ्टर डिप्रिसिएशन एंड बिफोर टैक्स। क्या कैलकुलेट करना है, पहले कैश इनफ्लो कैलकुलेट करो और फिर पे बैक पीरियड। अर्निंग आफ्टर डिप्रिसिएशन एंड बिफोर टैक्स दिया है, आंसर है इसका 3 जो पे बैक पीरियड निकलेगा, ठीक है, 3.579। अर्निंग आफ्टर डिप्रिसिएशन बिफोर टैक्स कितना अमाउंट है, चलो ठीक है, मैं फिर से एक बार कॉन्सेप्ट रिवाइज कर रहा हूँ। देखो ध्यान से फिर से एक बार क्लोज समझो। सबसे पहले हम निकालेंगे अकाउंटिंग प्रॉफिट, और अकाउंटिंग प्रॉफिट कैसे निकलता है कि आपके टोटल इनकम कितना है और टोटल आपका एक्सपेंसेस कितना है, ठीक है, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस। तो रेवेन्यू और माइनस आपने एक्सपेंस कर दिया, तो ये आपका निकल गया क्या चीज, प्रॉफिट। अब ये बताओ, जब अकाउंटिंग प्रॉफिट निकालते हो क्या डिप्रिसिएशन का इसमें एडजस्टमेंट होता है, बिल्कुल उसमें एडजस्टमेंट रहता है। आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैलकुलेट करते हैं, उसमें डिप्रिसिएशन आप माइनस किए रहते हैं, तो उसमें नॉन कैश आइटम का एक एडजस्टमेंट हमें यही मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पे जब आपने प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया, तो प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद इस प्रॉफिट पे आप टैक्स का पेमेंट करते हैं, टैक्स का पेमेंट करते हैं, तो ये आ गया आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। लेकिन हमें क्या चाहिए, कैश इनफ्लो। इस कैश इनफ्लो में नॉन कैश वाला आइटम हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि हमारा इन्वेस्टमेंट की वजह से टोटल इनफ्लो इन द फॉर्म ऑफ कैश कितना आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, फिर से अगर डिप्रिसिएशन का अमाउंट है तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में हम क्या करेंगे, डिप्रिसिएशन को ऐड कर देंगे, तो इसको हम बोलते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बट बिफोर डिप्रिसिएशन। कितने लोगों को यहाँ तक बात समझ में आएगी, क्लियर। चलो अब इसी के बेसिस पे, हाँ बताओ कौन बोला। चलो ये क्वेश्चन करते हैं फिर तुम्हारा क्वेरी सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं
सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है अर्निंग आफ्टर डिप्रिसिएशन बिफोर टैक्स। तो डायरेक्टली हम यहाँ पे टैक्स को माइनस कर सकते हैं। कितना है हमारा ये वाला अमाउंट? हाँ, 5 लाख। डिप्रिसिएशन हमारा टैक्स का अमाउंट कितना है? हाँ, कितना हो जाएगा? हाँ, ये कितना निकल के आएगा? 3,75,000। तो ये हो गया आपका अर्निंग आफ्टर डिप्रिसिएशन एंड आफ्टर टैक्स। इसमें आपका टैक्स का भी एडजस्टमेंट हो गया, डिप्रिसिएशन में भी हमने इसको घटा रखा है क्योंकि डिप्रिसिएशन के बाद का ही अमाउंट है। अब हम इसमें क्या करेंगे? कितना है डिप्रिसिएशन? 72,000। तो ऐड करो, कितना आ जाएगा ये? 4,47,000। तो ये हो गया एनुअल कैश इनफ्लो। अब ये हो जाएगा एनुअल कैश इनफ्लो बिफोर डिप्रिसिएशन एंड आफ्टर टैक्स, ये वाला अमाउंट। अब पे बैक पीरियड कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? पे बैक पीरियड इज इक्वल टू, हमारे इन्वेस्टमेंट का अमाउंट कितना था? कॉस्ट ऑफ सोलर 16 लाख। डिवाइड करेंगे हम कितने से? 4,47,000। कितना आया? आया आंसर आया कि समझ में भी आया? सेमी क्वेश्चन था। पहले वाले से ये आसान था क्योंकि हमें यहाँ पे डिप्रिसिएशन को एक बार घटाना नहीं था और एक बार जोड़ना नहीं था। डिप्रिसिएशन ऑलरेडी हमारे पास घटा हुआ अमाउंट था, तो केवल टैक्स माइनस करके हमें डिप्रिसिएशन ऐड करना था। कैश इनफ्लो का अमाउंट हमारा यहाँ से कैलकुलेट हो गया।